आप लोग इतनी देर में कैलकुलेटर मैनेज कर लो बच्चों सब, ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं, पेपर आ ही गया हमारा, ठीक है, कि कैसे फाइनल करना है चीज को। लेकिन इतनी देर में कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हो तो कैलकुलेटर लेके बैठो, फटाफट कैलकुलेटर ले आओ दौड़ के अपना। जो जिसके पास कैलकुलेटर है ऑलरेडी ले आया, हैंड रेज कर दो ताकि मैं क्लास शुरू कर पाऊँ, नहीं तो मैं इंतजार करता रहूंगा यहाँ पे। सभी के पास है बस, है ना। हर्ष और प्रीति आप भी ले आओ फटाफट से। हाँ आप सुनो, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, यहाँ माइक खोल के भी आप जो कहना चाहें कहिए जरूर, अपना भी व्यू रखिए। मैं ये कह रहा हूँ सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आखिरी वाला बचा हुआ है। अब या तो मैं वही करा दूं, लेकिन थोड़ा सा देखो पिछले 4 साल के 5 साल के पेपर उठा के देखो। ये सीए की अपनी जो वेबसाइट है उस पे इन्होंने 2 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं 2021 इस करंट ईयर में, अप्रैल में। सीए का सजेस्टेड मटेरियल ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए। अप्रैल के बाद कोई फाउंडेशन एग्जाम हुआ नहीं है, अभी होना है 2021 में। तो ये पेपर आपको मतलब कि आपके चारों पांचों सब्जेक्ट के सबके हैं, तो ये सारे मॉक टेस्ट आपको करने जरूरी है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिछले मतलब कि पिछले जैसे 2020 में पेपर जो भी हुआ सीए फाउंडेशन का, 19 का 18 का, 18 में 2 हुए होंगे, 19 में 2 हुए होंगे, 20 में शायद 1 हुआ होगा 2 हुआ होगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। वो 5-6 पेपर प्लस ये 2-2 मॉक टेस्ट जो इन्होंने दिए हैं, ये 7-8 पेपर आपको हर सब्जेक्ट के करने बहुत जरूरी है। और थोड़ा मतलब अभी जरा सा टाइम है आपके पास, 24 तारीख में 3-4 दिन है, ठीक है भैया। तो मतलब कि आधा दिन, जैसे अकाउंट्स का सबसे पहला पेपर होगा शायद, पेपर 1 नहीं वही है ना आपका, तो आधा दिन उस अकाउंट्स के पेपर पे लगाओ आप बैठ के, तो उसमें ना आपको वीक पॉइंट दिखेंगे। तो भाई अभी भी था 2 दिन, तुम अकाउंट्स को दे सकते थे, अभी भी 24 का पेपर है, 22 और 23 तो पूरे अकाउंट्स को दोगे ना आप सुबह से रात तक, तो आधा दिन देख लिया ना, तुम्हें वीक पॉइंट दिख जाएंगे, तुम कहाँ कहाँ फंस रहे हो और उसमें क्या तुम उस शॉर्ट स्पेन में कर सकते हो। मतलब यहाँ हार्डवर्क का कीमत नहीं है, स्मार्ट वर्क की कीमत है एंट्रेंस एग्जाम में सभी तरह के। तो तुम्हें देखेगा मेरे ये एरिया ना थोड़े दिक्कत में, हर बच्चे के अलग हो सकते हैं क्योंकि हर बच्चा अलग स्टाइल का बच्चा है, उसमें से क्या मैं तैयार कर सकता हूँ इस बचे हुए एक दिन में, फिर उसे पकड़ के उस टॉपिक को खींचो, तो आप नंबर बढ़ा जाओगे यार अपने, ठीक है भैया। तो ये थोड़ा सा टेक्निक जरूर यूज कर लेना, ठीक है। और जिसकी बहुत अच्छी, अब हर बच्चा अलग है, किसी की 100% तैयारी है, उसे दिख जाएगा, उसको तो एक मतलब कि एक बड़ा अच्छा सा एक्सपोजर मिल जाएगा, हाँ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक और बात बता देता हूँ, अगर आपकी 100% तैयारी है इस वक्त किसी भी सब्जेक्ट की, आप कह रहे हो बस मैं कल पेपर देने जा रहा हूँ, मैंने सारी किताब घोट ली है, आपका पेपर फिर भी अच्छा नहीं होगा। आप उसे करना अचानक से, आप ये हाथ से लिखोगे ना, ठीक है भैया, 4 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत कर दोगे जल्दबाजी के मारे, गारंटी से कह रहा हूँ, देखो अभी करो, अभी दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है भैया। तो पेपर की प्रैक्टिस नहीं की तो आप जितना मर्जी बढ़िया तैयारी करके जा रहे हो, आपकी तैयारी खत्म होने जा रही है। मॉक टेस्ट कई सारे करने हैं आपको, आधा दिन कम से कम रखना मॉक टेस्ट करने के लिए, ठीक है भैया। ये सीए की साइट पर जो है 2 हैं, ये तो जरूर करने हैं। मैं पेपर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ्स सब साथ साथ रहेंगे मेरे, ठीक है भैया। अभी जल्दबाजी मत करना, इवन जब आप अपना फाउंडेशन का पेपर भी देंगे ऑफिशियली वहां बैठ के, शुरू के 4-5 क्वेश्चन में जल्दी मत करना, चाहे वो आसान लगे। तुम्हें नहीं पता होगा आंसर 200 आ रहा है तो तुम्हारा 250 आ गया, तुमने मार्क कर दिया, 2-3 बार तुम फंस जाओगे और तुम्हारे बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एमसीक्यू में ऐसा बहुत होता है शुरू के पेपर में। आराम से करो 2-4-5 क्वेश्चन, जब तक बिल्कुल एक एक्यूरेसी ना आ जाए ना, जैसे ही एक्यूरेसी आने लगे, बढ़िया से काम होने लगे, फिर स्पीड बढ़ाते जाओ। शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स आर इन अ स्कूल आर 2:5। सर बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है, ठीक है, पहले बॉयज है 2x, गर्ल्स कम लिखना, कम से कम लिख के करना। रेशियो है सर, कॉमन नंबर कटा होगा, x डाल दिया। टोटल स्टूडेंट 280 है तो ऐड कर लिया, देखो सर 7x हो गए टोटल 280, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इतना भी गलत हो जाता है, इतना घटिया क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, आराम से करना, भी एरर नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है भैया। x आ गया 40, गर्ल्स पूछ रहा है सर 45 200, ठीक है भैया। और ए पार्ट आपका आंसर है, ऑप्शन जरूर लिख लेना अभी के लिए। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, मैंने उतना ध्यान वैसे दिया नहीं है, लेकिन मेरे को कोई बता रहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, ऐसा है क्या अनुषा? यस सर। हाँ ब्लैक पेन से लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। सब पढ़ लेना उसे, मतलब कोई ये ना हो कि बिना पढ़े पढ़ाए चले जाओ। नेक्स्ट,
थर्ड प्रपोर्शन 9 और 25 का निकालना है। 9 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। याद करो, अब देखो अचानक से ना बहुत जगह क्या होगा, तुम चैप्टर कर रहे थे, तुम्हें बहुत आसान लग रहा था, अब तुम भूल गए। तो एक दो पेपर में तो ऐसा लगेगा भूल गए, फिर थोड़ा देखना पड़ रहा है, लेकिन तीसरे चौथे पेपर तक ना ट्यूनिंग बिल्कुल सही सेट हो जाएगी। ठीक है भैया, और तब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा, किताब करके नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा 1 मिनट और रुकोगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी कहानी बता दूं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना यार सीए की किताब से जितना मर्जी करा लो, 100 क्वेश्चन करा लो, 200 करा लो, 300 करा लो, है छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन सेम आता ही कुछ नहीं। आखिरी के 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के 2 मार्कर, मैं अगले 4 घंटे लगा दूंगा, वो टॉपिक फिर भी किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा, और फिर भी वो कुछ अलग ही पूछ रहा है। कितना अलग पूछ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल नहीं। 12th में आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की है, जो स्किल की है वो तो बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत हल्के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया, तो वो पेपर टू पेपर करते रहते हैं भैया, 12th वाला थोड़ा बहुत ध्यान आएगा, वो उसी में निकल जाएगा। ठीक है भैया, वो वैसी तैयारी आ जाएगी, देखते रहना। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड प्रपोर्शन 9 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन कैसे कहा था हमने कि थर्ड प्रपोर्शन में भैया 9, 25 और x, ये थर्ड प्रपोर्शन होता है। लेकिन थर्ड प्रपोर्शन कंसेप्ट से याद करना भी, डायरेक्ट मैंने डाटाफिकेशन प्रॉपर्टी नहीं बोली। ये थर्ड प्रपोर्शन होता है, लेकिन थर्ड प्रपोर्शन में ये 3 प्रपोर्शन कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन होते हैं, कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में होते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड की रेशियो और सेकंड और थर्ड की रेशियो इक्वल होती है, ऐसे याद करो। ठीक है, और इतना लंबा अगर लंबा पड़ रहा है तो थर्ड प्रपोर्शन ऐसे ना करके ऐसे करो। 9 और 25 का थर्ड प्रपोर्शन पूछा है ना, तो सेकंड वाला रिपीट होगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाला रिपीट होगा, इसे कहते हैं थर्ड प्रपोर्शन, बस ऐसे रटो। ठीक है भैया, अब आपको पता है कॉर्नर एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल होती है, यानी 9x इक्वल 25, 25 625। ठीक है भैया, तो x आ गया 625/9। ठीक है, डी पार्ट सी की साइड पे जाएंगे, वहां आपको स्टूडेंट सेक्शन के अंदर ये मिल जाएगा, दोनों मॉक टेस्ट मैं भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा विद आंसर, आंसर भी दिए हुए उन्होंने, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, ठीक है, जहां आपको पता है ये मैं आराम से कर सकता हूं, वो आप पहले निकालने की कोशिश करो, लेकिन कैलकुलेशन क्वेश्चन में भगाना मत, वो गलत हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं फिर से। ठीक है भैया, और कुछ गलत नहीं होगा, थ्योरी गलत नहीं होगी, थ्योरी नॉलेज बेस है। थ्योरेटिकल पार्ट जो स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आएंगे भैया, वो आप मतलब 2-2 सेकंड के साथ या तो करोगे नहीं, और करोगे तो 2 सेकंड में ऑप्शन मार्क करोगे। तो मैथ्स में थोड़ा सा आपको जो 40 क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये ठीक होंगे 100%, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे। सर वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ठीक है, √3 का मतलब भैया 3 की पावर हाफ। अब सब देख रहे हो, सब बेस 3 पे कन्वर्ट हो जाएंगे, सबको 3 पे ले जाओ। ये सर 3 की पावर हाफ। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, ये होल पावर 5/2, ये 3 का स्क्वायर। वैसे तो इतने स्टेप लेने नहीं चाहिए, लेकिन चलो लिख दिया मैंने तो लिख देते हैं। ये रूट का मतलब पावर हाफ इंटू 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। स्टेप जंपिंग ज्यादा मत करना, फिर उसमें भी एरर आ जाती है। ठीक है, अब पकड़ते हैं यार, जरा फोकस बना के पकड़ना। 3 की पावर, ऊपर वाले सारे 3 मल्टीप्लाइंग में, सबकी बेस सेम है, सबकी पावर ऐड होगी, ध्यान से फोकस बनाओ। ये पावर है 5/4। जब मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरा गलत हो जाएगा, इतना घटिया क्वेश्चन जरा सी भी जल्दबाजी मैंने कर दी तो 5/4 प्लस। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 14, मतलब 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, तो चलो ये हो गया 7 +2, ये ऐसे आ गया। नीचे भी 3 मल्टीप्लाइंग है सारे, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। परफेक्ट पावर पे देख लेना क्या बनने जा रहा है वो। तो 3 की पावर 2 इंटू 5/2 में 5 प्लस ये 1 प्लस हाफ, यही देख लो 3/2 हो जाएगा। देखना भैया, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम, 1 प्लस हाफ 3/2, और 3/2 की होल पावर 7/2, ये 21/4 हो जाएगा, 21/4। ठीक है भैया, इनटू, बस बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर जाओ, ये न्यूमरेटर तो मैंने सारा ले ही लिया था। तो ये आपका 7 + 2 9 हो गया, 9 4 36 हो गया, 36 + 5 41/4 हो गया। ये आपका 5 4 20 + 21 41/4 हो गया, मतलब सेम नंबर है, कट हो गए। आंसर आ गया 1, ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, अगला ध्यान दो। अब बच्चों 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर से मैं हटूंगा। ठीक है, जरा फटाफट से आप कंटिन्यू रखिएगा।
हाँ जी हाँ जी। फोर्थ, लॉग बेस 3। मैथ्स के लिए करना क्या है आपको, पहले सारे चैप्टर आपने प्रैक्टिस निकालने हैं पेपर के लिए दोबारा से। तो कोई कोई चीजें आप भूल जाते हो वो आपको रिकॉल हो जाएंगी, और फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसके लिए आधा दिन बचा के रखना है। आ जाओ। ठीक है जी, वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा बेस चेंजिंग, सारे तो बेस अलग अलग है भैया, सीधा बेस चेंजिंग फॉर्मूला डाल दो। ठीक है भैया, log 8 अपॉन log 3। ठीक है, याद करना log 8 अपॉन log 3 बेस चेंजिंग फॉर्मूला। और सबके बेस अभी लिख नहीं रहे, वो कुछ भी दे सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो चीज आप भूल गए हो पूछ लेना, मैं दोबारा रिकॉल करा दूंगा आपको। log 16 अपॉन log 9, log 10 अपॉन log 4। ऐसे आ गया। अब माइंड में खाओ इसे, 8 दिख रहा है आपको 2 का क्यूब, तो log a की पावर b में पावर पहले आ जाएगी, यानी हो जाएगा 3 log 2। ठीक है, log 3 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। नीचे आ जाओ, ये दिख रहा है 2 की पावर 4 मतलब 4 log 2। ये दिख रहा है 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3। ठीक है, log 10 तो वैसे भी निपट जाएगा, देखते हैं अभी। log 4 दिख रहा है आपको log 2 का स्क्वायर यानी 2 log 2। ये ऐसे आ गया, देखो देखो, डिनोमिनेटर log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया। ठीक है भैया, और आंसर भी देख लेते हैं साथ के साथ, चलो बन गई बात। ठीक है, बाकी जो कुछ नंबर मतलब log 10 और log 2 बच गया, और मेरा log 10 log 2 मतलब कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी और सिंपल जो कोफिशिएंट वगैरह है वो कर लेते हैं, 2 to the 4। ठीक है भैया, ऐसे आ गया मेरा, ध्यान से देखो जरा। ये न्यूमरेटर में 3 बचा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर में log 10 अपॉन log 2 पलट कर हो जाएगा आपका log 2 log 10 और डिवाइडेड बाय 2। कोई ऑप्शन मैच करेगा कि नहीं करेगा, एक सेकेंड। बेस चेंजिंग फॉर्मूला वापस दे रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक बारी मैं बस चेक कर लूँ ये 2 बचा नहीं बचा। बस ये 2 से 2 कट रहा था भाई, ये मैंने स्किप कर दिया, ये कट रहा था। ठीक है, अब आ गई ऑप्शन। सर 3 इंटू log 2 अपॉन log 10 आ गया, तो भाई इस पे वापस बेस चेंजिंग फॉर्मूला दे दो, ये बेस बना दो log 10, ये बेस बना दो इसका 2। जानते हो ना, कन्वर्स जानते हो ना, log बेस 10 एंगल 2 को log 2 अपॉन log 10 लिखोगे तो पलट दो। ठीक है भैया, देखो कौन सा ऑप्शन आया, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। होता क्या है, जब हमारी बहुत प्रैक्टिस पेपर की ना हो, आसान आप करोगे ज्यादा जल्दी, वो जल्दी में गलत होंगे। ठीक है, बढ़िया आपसे मान लो वैसे गड़बड़ हो गए, तो ऐसे काफी रिजल्ट खराब हो जाता है आपका, तो स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन पे भी एक होल्ड रख के बड़ी समझ से करना पड़ता है, स्पीड प्रैक्टिस से आती है किसी भी एग्जाम के लिए, जल्दबाजी करने से आती है तो क्वेश्चन गलत होता है। सर पी अपॉन क्यू दिया हुआ और हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि -2 के 3 के मानेंगे, हाईएस्ट कॉमन कटा होगा वो डाल देंगे, लेकिन ये भी एक रैशनल क्वांटिटी है, के डिपेंडेंट वैल्यू ऊपर नीचे डालो, के कॉमन आगे कटे जाना है तो हम टाइम नहीं लेंगे सर। पी का मतलब -2, क्यू का मतलब 3, बस पुट करेंगे। ठीक है, जो कह रहा हूँ वो भूल गए हो आप तो मेरे को दोबारा जरूर कह देना, मैं फिर रिकॉल पूरा कंसेप्ट से करा दूंगा आपको। तो पी का मतलब -2 और क्यू का मतलब मैंने इसमें 3 पुट कर दिया। ठीक है भैया, -4 + 3 -1 आ जाएगा, और -4 -3 -7 आ जाएगा, यानी आंसर मेरा 1/7 आ जाएगा। ठीक है भैया, 80 पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। एक सीए में आपने जब किताब कर रहे थे आपने देखा था हर क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए था, और इन्होंने 2-2 3-3 इवन 4-4 भी दे दिए। ठीक है भैया, और आंसर में भी वही लिख दिए। तो पेपर में मैं पिछले साल की 2020 का दिसंबर पेपर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में हुआ था 2020 में फाउंडेशन, 2 क्वेश्चन मैथ्स के बिल्कुल गलत थे, ऑप्शन ही कोई नहीं थी। तो कोई उसी से फाइट करता रह गया तो फिर पेपर ही खराब हो जाएगा ना, जिस जो आपसे ऑप्शन ही नहीं मिल रही है आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, 3x² -14x प्लस के इक्वल है 0। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो के की वैल्यू पूछ रहा है। 1 मिनट इस टाइप को देख लो एक बारी, सभी बच्चे रुक के देख लो। एक क्वाड्रेटिक में मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक ये वाला है एक और दे रहा हूँ, 3x² - kx + 3 = 0। ये एक क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा। मैंने बोला एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, तो आपने पहला रूट अल्फा बोला, दूसरा उसका नेगेटिव है यानी -अल्फा बोला। ये एक क्वेश्चन है, मैंने कहा के बताओ। एक ये 10th में कराते हैं हम छोटे बच्चों को, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक को अल्फा बोला दूसरे को 1/अल्फा बोला। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, साइन उल्टा अल्फा -अल्फा, रेसिप्रोकल अल्फा 1/अल्फा। अब आपको के चाहिए, के वाली क्वेश्चन से आएगा, आप जानते हो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला -v/√।
प्रोडक्ट ऑफ रूट का सी बाय है। इसमें आपको इक्वेशन तो के वाली चाहिए, तो आप सम ऑफ रूट का फॉर्मूला देते हो कि सम ऑफ रूट आपको दिख रहा है ऐड होके 0 हो जाएंगे, इक्वल माइनस बी बाय ए, तो उससे के आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, देख लिया होगा। इसमें रूट की प्रोडक्ट से के वाली इक्वेशन आएगी, सम से नहीं आएगी। रूट की प्रोडक्ट अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 इज इक्वल सी बाय, रूट के सम का फॉर्मूला माइनस बी बाय, रूट की प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाय। देखो इससे भी क्या आ जाएगा, किसी को दिक्कत है तो बोलना। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी में तो हूँ, थोड़ा सा, जो दिक्कत आपको हो आपको बोलनी है, फिर वो और ज्यादा क्लियर कर दी जाएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ, एक रूट, अब देखो जल्दी से निकालो मेरे से पहले, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है सर, यानी एक अल्फा दूसरा 1 बाय अल्फा, रूट की प्रोडक्ट सी बाय मतलब के बाय 3, तो के का आंसर आ गया 3। ठीक है भैया, ऑप्शन जरूर लिखना सी पार्ट। नेक्स्ट सेवेंथ, क्वाड्रेटिक का एक रूट, सीए ने खुद अपने इस आने वाले एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दिए हैं। एक लेवल का आइडिया आपको आ रहा है, क्या लेवल है ये, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, आपको पूरे अच्छे से 100% टाइम अपने पेपरों तक तैयारी पे देना है। ठीक है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, के पूछ रहा है रूट सर एक्स की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो, इसका आंसर है जो आएगा ट्रू आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 प्लस के इक्वल 0, के सर 2 आ गया, सी पार्ट। नेक्स्ट 8th, लीनियर इनइक्वेशन। स्मार्टनेस से काम करोगे काम निकलता है। आप किसी, भाई 4 सब्जेक्ट है, हर बच्चे का हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता, कोई मान लो किसी एक सब्जेक्ट में फंस रहा है, कोई भी सब्जेक्ट आपको बेटर लग रहा है, उसके पिछले 4 साल के पेपर उठाओ, थोड़ा नेट पे सर्च मारो, देखो किस टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से घोट दो। ठीक है भैया, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, रिवर्स प्रिपरेशन होती है। कोई एक आधा सब्जेक्ट किसी किसी का बच्चा होता है बहुत दुखी कर रहा होता है, वो उसके दिमाग में नहीं जा रहा भाई, उसके 10 पेपर उठा, किताब को छोड़ दे, 10 पेपर करता जा, और उसमें जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक है वो सारे किताब से निपटा दे। ठीक है, तब भी 90% आ जाते हैं एंट्रेंस जैसे बढ़िया एग्जाम्स में, ध्यान से देखते जाओ। ऑन द एवरेज एन एक्सपीरियंस पर्सन डज 7 यूनिट ऑफ वर्क while a fresh one 5 यूनिट। एक्सपीरियंस 7 यूनिट वर्क करता है, फ्रेशर 5 यूनिट वर्क करता है, कम से कम 35 यूनिट वर्क होना चाहिए। ठीक है भैया, जबकि एक्सपीरियंस पर्सन एक्स है और फ्रेशर वाई है, वैसे देखो बोला तो नहीं होगा एक्स वाई, लेकिन अब उसी ऑर्डर में ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस लोग एक्स हैं और फ्रेशर लोग वाई हैं, तो बोलते हैं इसकी इक्वेशन बनाओ, कम से कम 35 यूनिट, लीस्ट 35 यूनिट वर्क का होना चाहिए। एक एक्सपीरियंस 7 यूनिट वर्क कर रहा है तो एक्स एक्सपीरियंस 7x यूनिट वर्क कर देंगे, एक फ्रेशर 5 वर्क कर रहा है तो वाई फ्रेशर मिलकर 5y वर्क कर देंगे, और ये वर्क कम से कम 35 होना चाहिए, कम से कम, बस साइन का ध्यान देना है, 35 या 35 से ज्यादा होना चाहिए, देख के भी कर दोगे, कम से कम में इक्वल भी होता है उससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, डी पार्ट आंसर आ गया, 7x + 5y ग्रेटर देन इक्वल 35। कंफ्यूजन है तो बोलना। अब आप याद करो, देखो 2 नंबर ए और बी है, कोई गिवन नंबर पता नहीं, अज्यूम कर लिए, इनके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला याद करो, अभी क्या है टॉपिक, a + b/2 है, इनके ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला याद करो, रूट ए बी है। ठीक है भैया, और सुनो अभी रुको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो उसका फॉर्मूला याद करो, x² - सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0 है। अब आपको देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने बोला अर्थमेटिक मीन किन्हीं 2 नंबरों का 8 है, 2 नंबर ए और बी, उनका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला 8 है, बच्चे को दिख रहा है उन 2 नंबरों का सम आ जाएगा मेरे पास 16, उनका ज्योमेट्रिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, आपको दिख रहा है इसमें उन 2 नंबरों की प्रोडक्ट आ जाएगी स्क्वायर करके, और ये शिफ्ट करके सम आ जाएगा, बोल रहा है उन 2 नंबरों की क्वाड्रेटिक बनाओ, तो उन 2 नंबरों की क्वाड्रेटिक, तो उन 2 नंबरों का सम और प्रोडक्ट चाहिए जो तुम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से कंक्लूड कर गए। क्वेश्चन था 11th में, थर्ड एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, ठीक, ये देखो x² - 16x बन गई क्वाड्रेटिक, प्लस 25 इक्वल 0, ये आ गया आपका बी पार्ट। अब देखो, ठीक है, थोड़ा अटेम्प्ट को देखना कैसे होना चाहिए, 2 4 हर पेपर में ए टाइप मिल जाएगा आपको,
2-4 पेपर करते करते पकड़ में आ जाएगा, पेपर करने आ जाएंगे। ध्यान से देखना, 2x + y स्मॉलर देन इक्वल 10 है, x - y स्मॉलर देन इक्वल 5 है। वही ये कह रहा है भैया, इसका जो आंसर रीजन आएगा उसके अंदर ओरिजिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें 4-3 पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो कंडीशनें दी हैं और फिर वो ऑप्शन ऐसे बना रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड या दोनों या नन ऑफ, कौन सी करेक्ट है। अब भैया इसका तो ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, और ग्राफ के लिए थोड़ा बिल्कुल रफ रफ फ्री हैंड, कोई टेबल वेबल में मत पहुंच जाना। इसका ग्राफ बना रहा हूँ, x0 पुट करोगे y10 आएगा, ये लो, y0 पुट करोगे x5 आएगा। एक रफ ड्रॉ ही तो बनाना है आपने। इक्वल है डार्क लाइन, आपको पता है हर जगह प्लस है, याद करो वो शॉर्टकट, हर जगह प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन है, ठीक है, अगर स्मॉलर है तो इस लाइन के नीचे की तरफ शेडिंग आएगी, अगर कहीं भी माइनस नहीं, और ग्रेटर है तो ऊपर की तरफ शेडिंग आएगी। ऐसे एक शॉर्टकट बताया था, तो टेस्ट पॉइंट डाल के भी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें नीचे की तरफ शेडिंग है। x - y स्मॉलर देन इक्वल 5, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसमें x0 है तो y5 है, x5 है तो y0 है, ये लाइन ये आ गई, लेकिन इसमें एक माइनस है, तो इसमें वो शॉर्टकट मत लगाना। इसका आंसर रीजन इसके नीचे 0 है, 0 0 पुट कर दिया, 0 5 से छोटा सही आ गया, इसमें भी नीचे की तरफ है। अब आपको पता है आपका आंसर रीजन मतलब ये सारा है भैया, ये सारा है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल 0 है, वो वाला नहीं दिया हुआ है। आपको कई बार ही लगता है ना आपका आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, पूरी 11th-12th की प्रैक्टिस ऐसे थी, ये नहीं दिया हुआ आपको, तो नीचे की तरफ का सारा शेडेड रीजन है। इसके अंदर 0 0 आ रहा है, पक्की बात है। 4,3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देखो 4,3 तो इस रीजन में आएगा नहीं, तो बाहर भाग जाएगा। ठीक है भैया, एक रफ आइडिया ही आ रहा होगा, 4,3 ऊपर चढ़ जाओगे आप। ठीक है भैया, और अगर कंफ्यूजन हो ना पुट करके देख लेना, क्योंकि फ्री एंड ग्राफ बना हुआ है। सर 4,3 ना मुझे लग रहा है पता नहीं यहाँ है, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे में, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि फ्री एंड ग्राफ है सर। पुट कर ले इसमें 4,3 पुट कर, 4 3 8 + 3 12, 12 10 से बड़ा हो गया, 10 इस लाइन पे था, 10 से छोटा नीचे था, 10 से बड़ा ऊपर भाग गया, बाहर भाग गया। ठीक है, 4,3 नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है भैया, यानी 0 0 आएगा। जब मैंने ये बात कही तभी आप लोगों ने दिमाग चला दिया, सर फिर तो ये करना ही नहीं था, ग्राफ बनाने में हमने टाइम लगा दिया। हम 0 इसमें डालते, 0 0 0 10 से छोटा सही, 0 5 से छोटा सही, 0 0 इसके सेटिस्फाइंग है। 4 3 डालते, 4 3 डालते, मेरे भी बोलने से इसकी पुआ जेन्युइनली यही शॉर्टकट है भाई। 4 3 डालते तो वो 10 से छोटा नहीं है, 4 3 डालते वो 5 से छोटा है, लेकिन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं 4 3 नहीं आएगा, यानी 0 0 दोनों का सेटिस्फाइंग आंसर है फर्स्ट पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 11th, a is equal है 1/√2 into 1 - 1 1 1, वो a का ट्रांसपोज इनटू a, पूछ रहा है किस तरह का मैट्रिक्स है, तो भाई करके देख लो। a का ट्रांसपोज कर लो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इनटू a, तो मैट्रिक्स दिख ही रहा आपको, मल्टीप्लाई कर दो दिख जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 की 1/√2 से 1/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये रो की इस कॉलम से 2 आ रहा है, इस रो की इस कॉलम से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, हाफ अंदर चला जाएगा, सबको खुद कर लेना, ऐसे देख के काम मत चला देना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और ट्रांसपोज में उल्टी पुल्टी मल्टीप्लाई बराबर है। ठीक है भैया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए पार्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मूला याद कर, वैसे तो 2/2 में तो शॉर्टकट होता है, वो भी देख लेना। मैट्रिक्स का इनवर्स का वैसे तो फॉर्मूला दोनों तरीके से सुन लो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, एडजॉइंट पहले इसके कोफैक्टर लिखोगे, और कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मारोगे। ठीक है भैया, लेकिन लेकिन होल्ड करो एक मिनट, 3/3 ऑर्डर का ये पूछेगा क्यों 1 मार्कर में, 2/2 ऑर्डर का पूछ रहा है, उसमें हम ये करेंगे कि उसमें तो शॉर्टकट होता है, याद कर लो सारे बच्चे। सर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें ध्यान है, हम भूले नहीं, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, वो तो हो गया AD - BC। और 2/2 में एडजॉइंट का शॉर्टकट याद करना भैया, डायगोनल, डायगोनल इंटरचेंज हो जाएगा, डायगोनल इंटरचेंज हो जाएगा, ऑफ डायगोनल के साइन बदल जाएंगे। ठीक है भैया, देखो जरा यही शॉर्टकट होता था ना, एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट का शॉर्टकट, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, ऑफ डायगोनल वही रहेगा, बस साइन बदल जाएंगे। तो आंसर नहीं, ये कहाँ आया, एक सेकंड आगे देखते हैं, AD - BC, हाँ ये सी पार्ट आंसर आ गया। एक बार ध्यान करो इस बात को, एडजॉइंट का शॉर्टकट 2/2,
डायगोनल इंटरचेंज ऑफ डायगोनल के साइन बदलने हैं। उस हर क्वेश्चन पे एक स्टार मार्क लगाओ जो आप, चाहे बहुत आसान था लेकिन आप भूल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी भूल रहे थे, कुछ याद रखने वाली चीज नहीं थी जो ध्यान नहीं आई, मार्क कर दो उसको, रिपीट में लेना, एक बार और ध्यान देना। टू इक्वल सम्स वर लेंट आउट एट 7%। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है, ठीक है भैया। तो SICI वाला पूरा टॉपिक है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका है, इसके 10 क्वेश्चन लगभग पेपर में है, ठीक है भैया। 10 से ज्यादा ही है, 14-15 क्वेश्चन भी हैं इसके, तो इसको बड़े अच्छे से करना। 6-7 पेपर बैक टू बैक कर जाओ, देखो 12-13 क्वेश्चन तो फ्री के पूरे पूरे ठीक हो गए। दो इक्वल सम लेंट आउट किए हैं 7%, 5% सिंपल इंटरेस्ट से। इक्वल सम प्रिंसिपल सर, दोनों का प्रिंसिपल सेम है। एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ऐसे ही है ना, ठीक है भैया। 4 साल के लिए किए हैं, तो इसका 4 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, इसका 4 साल का इंटरेस्ट ये आ गया। और आपको आर 7% का 7/100 नहीं लिखना, तो आई लिखना है तो 0.07 और 0.05 लिख लेना, वो आपका मैंने, ठीक है भैया। ये सिंपल इंटरेस्ट मैंने दोनों का कर दिया। वो क्या कह रहे हैं, दो सेम अमाउंट पे 7% 5% से 4 साल का जो इंटरेस्ट आएगा उसका टोटल 960 है, प्रिंसिपल बता दो। तो इक्वेशन है, प्रिंसिपल निकालना है। जिसको लैंग्वेज पे कंफ्यूजन हो जरूर बोलना भाई, पढ़ के करना, मेरे कहने से कोई भी चीज मत मानना। सर P इंटू 4/100 कॉमन है, अंदर 7 + 5 बच गया है, वो 12 हो गया है, इज इक्वल है 960 है। लेफ्ट राइट आप कैलकुलेटर चला लेना भैया, मैं तो अब क्योंकि आराम से हो रहा है तो कैलकुलेटर का क्या करूँ, 12 8 90 60 420 क्योंकि कई बार आपकी वो कैलकुलेटर कर करके ना आदतें खराब हो ही जाती है फिर, तो अब वही ले लेते हो। अभी ध्यान से सुनना, अनुषा थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो। प्रिंसिपल 2000 आया और ऑप्शन है ही नहीं 2000, तो गलती कहाँ हुई या नहीं हुई, या क्या 4000? सर दो थे अमाउंट, दो प्रिंसिपल थे, आपने तो भी एक प्रिंसिपल निकाला है ना, और वो पूरा पूरा पैसा पूछ रहे कितना उधार दिया था। तो दो सेम अमाउंट, एक 7% से एक 5% से 4-4 साल के लिए उधार दिए गए थे। अभी तो ये एक वाला है 2000, तो दूसरा भी वही है 2000, यानी 2000 + 2000 आंसर है 4000। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा आप लोगों ने उतने पेपर नहीं देखे होंगे, मैंने सारे एक्सप्लोर कर दिए हैं जितने थे फाउंडेशन के। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है, कोई फाउंडेशन का एग्जाम नहीं गया जिसमें उसने ये ना पूछो, ठीक है जी। ये टाइप, और ये टाइप आपने मतलब सीए की बुक में अभी नहीं किया है, ये भी ध्यान से समझ लेना। और बिल्कुल सिंपल सा टाइप है, वैसे दिमाग चलाओगे अपने आप से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, सभी पेपरों में आ रहा है फाउंडेशन के। सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹20,800 इन 5 ईयर एंड 22,720 इन 7 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पैसा 5 साल में 20,800 हो गया, 7 साल में 22,720 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूछ रहा है वो आपसे भैया, ठीक है भैया। तो पैसा देखो, पैसे का प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू बन जाए, उसका ये वाला फॉर्मूला है। तो आपको भी पता है टाइम 5 साल में, कोई प्रिंसिपल 20,800 हो गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन यूज करते हैं, कोई प्रिंसिपल क्या पता किस रेट से, क्या पता, लेकिन 5 साल में कितना हो गया 20,800, पहली इक्वेशन जिसमें P और I मिसिंग है, ठीक है भैया। और वही प्रिंसिपल 7 ईयर में, एक इसमें एक मिनट, एक शॉर्टकट हो सकता है, मैं 1 मिनट एक छोटा सा मोमेंट देख दूं इसके लिए, ठीक है भैया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाना, आप इसमें बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा लो, मैं अपनी बात 1 मिनट बाद बोल रहा हूँ, मैं एक शॉर्टकट चेक कर दूं बस आप लोगों के लिए। क्योंकि ना ये कई बारी ना चीजें पूरी नहीं कहते, तो एक तो क्वेश्चन अधूरा छोड़ देते हैं कई बारी ये, ठीक है। वो बताऊंगा अभी कैसे अधूरा है, ये अधूरा है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं चेक कर दूं पहले, आंसर से चेक करूंगा मैं बात को, फिर आपको बताऊंगा असली सीक्रेट में क्या सोच रहा हूँ। 960 रुपए, 960 इंटू 5, 4800 रुपए, हाँ 4800 हटा दो 16,000, यही बैठेगा। अब रुक जाओ सारे, 1 मिनट रुक जाओ भैया, ये मैंने एक्चुअली CI कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले लगाए, किताब को कहना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट से मनी जो भी प्रिंसिपल था इतना अमाउंट हुआ या CI से हुआ, ये कहना चाहिए, इसके बिना हम अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते भैया। इसने कहीं क्लियर नहीं किया है, क्वेश्चन की कमी है, ध्यान देना। तो मैंने ना आंसर निकाल के चेक करे अभी कि भाई ये CI या SI क्या होना चाहिए,
तो मैंने जब चेक करा तो ये ऐसा ही होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये करेक्शन का पार्ट रख लो पहले तो आप। और ये सीआई का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है, अभी दिख जाएगा जब मैं आपको कई पेपर कराऊंगा। सीआई वाला ज्यादा बेटर है, लेकिन एसआई वाला भी आपने किया नहीं और आप उसका शॉर्टकट नहीं लगाओगे, आप बहुत टाइम खराब करोगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। ये तो खैर चलो बुक को कहना चाहिए था, हमने वेरीफाई कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब 1 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। ऐसे चल रहा है, देखो जीरो टाइम पर तो प्रिंसिपल पी रुपीज होगा, 5 साल बाद वो 20,800 हो गया, बहुत आराम से होगा, बड़ा शॉर्टकट होता है इसका जबरदस्त एक, ठीक है। 7 साल बाद 22,720 हो गया। अगर मैं कह रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट है, कंपाउंड का क्वेश्चन है तो फिर कैलकुलेशन है, फिर है कैलकुलेशन, फिर शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, ठीक है। लेकिन है सिंपल इंटरेस्ट का। अब सोचो 5 साल बाद कोई पी रुपीज बढ़ के 20,800 हो गया और 7 साल बाद इतना हो गया, तो पहले सारे बच्चे जो बोल पाए बोलना, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बदलता है या सेम रहता है? जल्दी बोलो, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो भैया ये तुम्हें पता है 5 साल से 7 साल में पैसा कितना बढ़ा है भाई? 7 साल बाद 22,720 हो गया। 1 मिनट रुक जाना, पहले पकड़ लेना है क्वेश्चन। सर 7 साल बाद ये था, 5 साल बाद ये था, 7 साल में 5 साल का हटा दो तो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा ना आपके पास, माइनस करके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। और सर यहाँ हर साल ये 2 ईयर का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट है और हर साल का इंटरेस्ट ऐसा ही में सेम है, तो 1 साल का इंटरेस्ट सर आधा कर दो। तो देखो तुम्हें तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, प्लस माइनस तो कुछ होता ही नहीं है। और 1 साल का इंटरेस्ट आ गया तो भैया उसने प्रिंसिपल पूछा है, तो मैं कह रहा हूँ 5 साल, 1 साल का इंटरेस्ट है, 5 साल का निकाल और माइनस कर दे, ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। ये इंटरेस्ट जोड़ कर है तो 5 साल का इंटरेस्ट हटा दे, जीरो टाइम पर आ जाएगा। सर 1 साल का 960 रुपए है तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। तो ये 5 साल का जो इंटरेस्ट बीच में बढ़ा है 4800 रुपए बैक मार, तो ये 16,000 आ गया, ठीक है। जीरो टाइम पर यानी प्रिंसिपल 16,000 है, अभी मेरा सिर्फ प्रिंसिपल तो मैच हो गया 16,000, ठीक है भैया। अब वो कह रहा है भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, एक बार 16,000 पे देख लेते हैं कोई और ऑप्शन मिल रही है, नहीं तो हमें और करना ही नहीं चाहिए। जब प्रिंसिपल 16,000 आ गया और 16,000 कोई और ऑप्शन नहीं है तो रेट तो 6% आएगा ही। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, एक बार चेक भी कर लेना, पेपर में तो आप 16,000 वाली मार्क कर जाओगे, ठीक है भैया। लेकिन 1 मिनट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? 960। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल, देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट इंटू टाइम, 1 साल, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट रखा है मैंने, अपॉन 100, ठीक है भैया। अब आप इसे कैंसिल कर देना, ये आपका वाकई 6% आ गया रेट, ठीक है भैया। बी पार्ट कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। मशीन इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप जब तक पेपरों पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके चैप्टर करने से भी बात फाइनल नहीं होगी। 4-5 पेपर आपको करने पड़ेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी और पूरे पूरे नंबर निकाल के लाओगे आप इनमें से। फॉर्मूले बस 6 ही थे, वो याद रखने हैं आपको, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, वो भूलने नहीं है, ठीक है। मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000। मशीन अगर जीरो टाइम पे खरीदें तो उसकी कॉस्ट 50,000 हो सकती है, 50,000 की है, ठीक है भैया। लेकिन अगर वो मशीन खरीदेगा और किसी को रेंट वेंट पे देगा, लेंट आउट करेगा भैया, तो उसको 12,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। 12,000 5 साल तक वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा, एन्युटी हो गई है ना। और बोल रहा है डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है भैया। मशीन अगर, 1 मिनट ध्यान से एक बार लैंग्वेज सुन लेना भैया, इसमें कई बार वो मशीन किराए पे दे दी, रेंट पे दे दी, वो वाला क्वेश्चन होता है। कई बार मशीन कंट्रीब्यूट कर रही है 12,000, देखो लैंग्वेज को पकड़ो 1 मिनट आप, वो छोड़ो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वगैरह क्या निकालनी है वो निकल जाएगी, उसको छोड़ो 1 मिनट। मशीन कंट्रीब्यूट करेगी, कमा के देगी हर साल 12,000, तो इसका मतलब तुम 12,000 5 साल तक जो भी आगे कमा रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ठीक है भैया। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी 50,000 से ज्यादा आ गई, तो आप जो बाद में कमा रहे हो उसकी प्रेजेंट में भी कीमत 50,000 से ज्यादा है, तो 50,000 आपको आज लगा देनी चाहिए, क्योंकि कमाई ज्यादा की हो जाएगी, ऐसे सोचना, ठीक है भैया। तो खरीदी जानी चाहिए, तो थोड़ा लैंग्वेज को देख लेना भैया, ठीक है। तो खैर दोबारा 12,000 हर साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है। तो प्रेजेंट में मशीन खरीदी जानी चाहिए कि नहीं? 12,000 की 5 जो फ्यूचर अर्निंग होनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी, मेरी फ्यूचर की कमाई की प्रेजेंट वैल्यू मेरी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी, तो मैं पक्का इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, कमाई तो ज्यादा होगी मेरे को। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है सर? ऑर्डिनरी एन्युटी की, ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालनी है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखो, आप ना भूले हो, a इंटू 1+i की पावर n -1 अपॉन i इंटू 1+i की पावर n, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। कैलकुलेटर चलाना, जिसका हो जाए वो पहले हैंड रेज कर देना। 12,000
रेट देखो, रेट बहुत ध्यान से देखो, यहाँ रेट पर एनम है या नहीं है, वो एडजस्टमेंट की जरूरत है, हाफ ईयरली क्वार्टरली वो ध्यान से देखना। सर पर एनम ही है, कमाई भी साल की है, ठीक है, तो इसमें कोई खास कंटेक्स है नहीं, तो आई फैक्टर 0.1 हो जाएगा, 10/100 0.1 हो जाएगा बच्चों, 1.1, पांच इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 0.1 इंटू 1.1 की पावर 5, ठीक है भैया। अब निकालो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फटाफट से, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो देख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ध्यान दो, 1.1 इंटू जिसका हो गया वो हैंड रेज कर दो। देखना जिसने कर लिया हो तो चेक कराना, 45 489 44। हाँ भैया सही है। ठीक है भैया, हाँ जी। तो जो आपको कमाई हो रही है ना भैया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 45,489 है, मतलब प्रेजेंट उस सारी पैसे की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो मेरी कमाई कम है, और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कर दूंगा तो क्यों खरीदूंगा, ठीक है भैया, तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाले। कोई कंफ्यूजन है किसी को भी बोल दो, शुड नॉट बी परचेज। बराबर आ जाती तो कुछ नहीं कह पाते, ज्यादा आ जाती प्रेजेंट वैल्यू तो पक्का पक्का खरीद देते। नेक्स्ट 16th, the annual birth and death rate are per thousand are 39.4 and 19.4, number of year in which the population is double, ठीक है भैया। खैर वो बर्थ रेट दिया है भैया, लेकिन 100 पर नहीं है और परसेंटेज में नहीं है, 39.4%, 39.4 बर्थ है 1000 लोगों पे, तो परसेंटेज की बात नहीं है, ध्यान देना। और उसमें से डेथ हो जाती है 19.4 की 1000 में से, यानी एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है आपका वो आ गया 20,000 पर, 1000 पे एक ग्रोथ रेट आ गया। अब बोलता है कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। आप भी को भी पता है पॉपुलेशन कंपाउंड कंसेप्ट से बढ़ती है, ठीक है, जो लोग बढ़ जाते हैं वो और बढ़ाते हैं, कंपाउंड कंसेप्ट से बढ़ती है पॉपुलेशन, तो कंपाउंड वाला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है भैया। और जो आई फैक्टर है वो ये है, डेसिमल में अभी बना ही लेंगे हम, 1 0 कट गई, 2 डिजिट बाद डेसिमल, मतलब 0.02 आ गया हमारा आई फैक्टर। कहीं भी कंफ्यूजन है, देखो पूरा चैप्टर कितने टाइम में हुआ होगा भैया, सारी बातें तो दोबारा से बोल नहीं पाऊंगा मैं स्पेसिफिक होके, लेकिन आप कुछ भूल गए आप पूछ जरूर लेना। तो 1.02, ठीक है, कितने साल में ऐसा होगा, और वो जो पॉपुलेशन प्रेजेंट पे थी वो डबल हो जानी चाहिए, यानी फ्यूचर में 2p हो जानी चाहिए, तो ये p से p कट गया, यानी आपको 1.02 अब बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है और 2 के नियरेस्ट पहुंचना है, कितनी बारी में ऐसा हुआ वो देखना है, ठीक है भैया। कोई क्वेश्चन है तो बोलना। चलाओ कैलकुलेटर फटाफट चलाओ और हैंड रेज करो। 33 पे 1.92 आया है, 35 पे 1.99 आ गया मेरा, 1.999 आ गया भैया, ठीक है भैया, 35 बारी करने पे। तो कैलकुलेटर के कॉर्नर पे तो 36 लिखा है, लेकिन आपको पता है वो 35 टाइम हुआ, ठीक है, यानी एन आ गया 35। दिक्कत है बोलना जरूर, सुनते मत रह जाना, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस नहीं की कोई फायदा नहीं है, जो चीज भूले हैं पूछ लीजिए। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक चीज सुनो जरा, आप ना मतलब कि आप यार आप खाली मैथ्स ही थोड़ी पढ़ रहे हो, आप 4 सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो, हर चीज आपको ध्यान रह गई हो ऐसा है नहीं, जबकि आप अच्छी कोशिश करते हो तब भी। 1 मिनट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सुनना, 1 + i की पावर n-1 था, होता है ना 6%। 1 मिनट, इस रूल को याद कर लो, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन श्योर है और उसमें 1-2 बातें सुन लो आप। 1 मिनट, हमने बोला 6% पर एनम रेट एनुअल है, लेकिन हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे, तो सबको पता है आधे आधे साल बाद जब इंटरेस्ट जोड़ोगे तो साल का 6% नहीं, 6 से थोड़ा सा ज्यादा बैठता है, क्योंकि आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कि मान लो एक्चुअली हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है, तो मान लो ये 6.09 बैठ जाए, 6.09 बैठ जाए मान लो ये, ठीक है, 6% ना बैठे,
तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, क्योंकि आधे साल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे आप। तो मैं आपको कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो तो फॉर्मूला तो है, निकाल तो 1 सेकंड में लेंगे, लेकिन एक थ्योरी का क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर डिफाइंड टर्म नहीं है। मतलब आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, आई से ही आ जाएगा, इसमें कहीं भी पी नहीं है, प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है आपको। तो वो एमसीक्यू में वो क्वेश्चन भी पिछले सालों में आया हुआ है। तो जब मैंने देखे तो सारे क्वेश्चन भाई या तो ये टाइप आ रहे थे या हम कर चुके हैं। ठीक है भैया, तो जो शायद कोई बच्चा ना सोचे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पी पर डिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो उसका मल्टीपल चॉइस भी उसने बना रखा है। ठीक है भैया, अब वापस आ जाना। तो आई फैक्टर आपका 6% साल का, अच्छा साल वाला मत डाल देना गलती से भी। ठीक है भैया, आई 6% साल का है तो कैलकुलेशन तो हाफ ईयरली कर रहे हो, अभी गलत हो जाएगा क्वेश्चन हाथों हाथ। 6% साल का है तो कैलकुलेशन आधा साल की कर रहे हो, तो आधे साल का रेट 3% हुआ और उसका आई फैक्टर 0.03 हुआ, और साल में कितनी कैलकुलेशन होंगी, 2 बारी होंगी। इसका फोकस बनाओ ठीक से, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे, हाफ ईयरली तो साल में 2 बारी होंगी, इससे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 1.03, ठीक है, तो 1.06 -1 आ गया, ये 0.06 ए पार्ट। तो 0.03 होगा ना, क्या 0.03 होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, 0.03 होगा। अभी मेरी एरर है तो मैं ठीक करूं पहले से। 1.03, ठीक है, तो 1.0609 -1 ऐसे आया, देखो ऐसे आया, 0.0609 आया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आई फैक्टर 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में पूछ रहा है वो आपसे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.09 हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट राइट भाग जाएगा, 6.09 डी पार्ट। अब 0.06 देख के आप कहीं ये वाला ऐसा कुछ मानने लग गए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भैया, परसेंटेज नहीं है, डेसिमल में, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6.09%। एक बार इसको भी स्टार मार्क दो, इसको ठीक से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट 18th, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,25,000 of its useful life estimated ₹2 to the 20 year and the rate of depreciation। मशीनरी जब जीरो टाइम पे खरीदी है भैया, 1,25,000 की कॉस्ट है, उस कीमत की खरीदी है हमने, 20 साल उसकी लाइफ है, टाइम चलो 20 ईयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, घटने का रेट है, ध्यान देना। स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है, तो सबको पता है कुछ ना कहे तो मशीनरी भी कंपाउंड कंसेप्ट से ही घटती है। 10% घट के जितने की भी रहेगी, अगले साल जितने की रहेगी उसी का 10% घटेगी ना कहने पे कंपाउंड कंसेप्ट से घटती है। और जब पैसा बढ़ रहा होता है कंपाउंडेड, तो आपका फॉर्मूला ये होता है फ्यूचर वैल्यू का, लेकिन जब कोई चीज घट रही हो तो बस प्लस की जगह माइनस आएगा, इतनी सी बात है। फॉर्मूले पर ध्यान देना, डेप्रिसिएशन बढ़ने का रेट नहीं है, घटने का रेट है, ये आ गया। तो मशीनरी की प्रेजेंट वैल्यू पता है, आई फैक्टर 0.1 हो जाएगा 10/100। ठीक है, कैलकुलेशन एनुअली करनी है तो इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, और 20 साल में 20 बारी की कैलकुलेशन है, तो 20। ठीक है, आपकी फ्यूचर वैल्यू स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 1,25,000 इंटू 1 माइनस 10/100 यानी 0.1 की पावर 20, यानी 1,25,000। और भैया देखो यहाँ तो आपको वो 0.9 की पावर 20 दिया हुआ है, तो आप 20 बारी कैलकुलेटर मत यूज कर लेना, वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1215 इंटू 1,25,000। ठीक है भैया, ये आ गया 15,187 रुपये 50 पैसे, 15,187 रुपये 50 पैसे। एक बारी डी भी देख लें, कहीं 50 पैसे भी दे ही ना दे, नहीं दिए तो ए पार्ट आंसर हो गया। दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट 19। अब देखो ना, आप अगर सारे चैप्टर करो तो अभी से बैठ जाओ, मान लो जब भी आप मैथ्स तैयार करने बैठे, आपने हर किसी ने अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल अपना सेट करा हुआ है, अभी से बैठ जाओ और लगातार बैठे रहो, बस सोना भी है तो जहाँ जहाँ बैठे वहीं सो जाना 4-5 घंटे के लिए। ठीक है भैया, तो 24 घंटे के अंदर वो आपके 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे मैथ्स वाले पार्ट के, बड़े आराम से, एक एक क्वेश्चन हाथ से निकलाएगा। उसके बाद अगले 6 घंटे में 7-8 पेपर खत्म, होगी तैयारी आपकी।
ठीक है भैया 19 how much amount is required to be invested every year so as to accumulate rupees 3 lakh at the end of 10 year। तो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना भैया, कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट किया जाएगा। एक्यूमुलेट करना है 3 लाख 10 साल के एंड पॉइंट पे। ठीक है भैया 10वें साल के एंड पॉइंट पे आपको यहाँ 3 लाख रुपया चाहिए और यहाँ पर आप कितना कितना इन्वेस्ट करो। और उसने बोला हर ईयर कितना इन्वेस्ट करो, ये नहीं बोला हर साल के शुरू में एंड में, ये नहीं बोला। देखो ठीक है वैसे नहीं बोला, हर इन्वेस्टमेंट जो है वो कब करनी है वो नहीं बोली। तो मैंने कहा था साइलेंट केस में फिर साल के एंड में ही करनी है, ऐसे ही माना जाता है। यानी इसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी लेने वाले हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी साल के एंड में कितना कितना इक्वल अमाउंट जोड़ें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए 3 लाख हो जाए। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है। अच्छे से ऐसे ना ऑर्डर में ध्यान रखा करो। हमने सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ा था, पहले फ्यूचर वैल्यू थी, फिर प्रेजेंट वैल्यू थी। एक बारी दो फॉर्मुलों का ध्यान देना। एक बारी देखो मैं फॉर्मुला याद कराने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू है, सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था और इसका सबसे हल्का फॉर्मुला था। और जुगाड़ में अगर आप देख रहे हो ना सारे फॉर्मुले इसी से हैं, इसे एक ही जुगाड़ से है कि ऑर्डिनरी एन्युटी की पहले फ्यूचर वैल्यू ये था, फिर ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू यही था, इसकी 1 + i से मल्टीप्लाई थी। इसी फॉर्मूले की 1 + i से मल्टीप्लाई थी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है एक 1 + i और आ जाता था। पहले ये दो दिमाग में ले जाओ ताकि मिक्सिंग ना हो, खिचड़ी ना हो। ठीक है भैया इन दो को मत भूलना अभी, बस अब चीजें डालनी है आपको। फ्यूचर वैल्यू आपके पास 3 लाख है, जिसका पहले हो जाए बताओ। ए मिसिंग है, आई फैक्टर भैया एनुअल कैलकुलेशन है और रेट 10% यानी 0.1 है, तो 1.1 की पावर 10 साल नंबर ऑफ कैलकुलेशन। इंटरेस्ट की ईयरली है तो 10 साल में 10 बारी होंगी अपॉन ये 0.1। ठीक है कर दीजिए कैलकुलेशन। 1.1 की पावर 10 की वैल्यू दी हुई है, ध्यान देना, वो दोबारा ना निकालने बैठ जाना। वन 1.5937 है ना, 1 पहले ही माइनस कर दिया है मैंने। 18,824 रुपया, नहीं मेरी तो मतलब 23 के आसपास तो आई है। क्या आप लोग भी बताओ 18,824 आई है क्या? यस सर। हाँ 18,824 रुपया 11 पैसे, मतलब 18,823 के नियरेस्ट हो गई भैया। ए पार्ट पकड़ लो, ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। अच्छा ये ना और एक्यूरेट आ जाता है तो इसकी दी गई वैल्यू थी, अगर हम कैलकुलेटर से करते और नियरेस्ट पहुंचते। ठीक है मतलब कभी कंफ्यूजन हो तो आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लो। नेक्स्ट ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ अ लोन। लोन तो आप 0 टाइम पे ही लोगे ना, बाद में करोगे। ठीक है और 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट आप देते जा रहे हो लोन पे करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% साल का है, लेकिन पेमेंट हाफ ईयरली क्वार्टरली तो नहीं है, तो सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। सर साल का रेट है, 10 साल में लोन पे करना है, हर साल के एंड में दे रहे हैं, नहीं पेमेंट एनुअली है तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। रेट 14%, आई फैक्टर 0.14, 10 साल में 10 पेमेंट हो जाएंगी, एन 10 हो गया। ठीक है भैया तो बस वो यही पूछ रहा है भैया लोन कितने का है, जबकि 5-5 हजार दे रहे हो। कब दे रहे हो बोलते हैं हर साल दे रहे हो, लेकिन एंड में शुरू में कुछ नहीं कह रहा है, यानी एंड में दे रहे होंगे, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है अभी बताया था मैंने, अभी 1 मिनट पहले बताया बस। ठीक है ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला हो गया a इंटू 1 + i की पावर n -1 अपॉन i इंटू 1 + i इंटू 1 + i। ये फ्यूचर वैल्यू का बस इंटू 1 + i और करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है भैया कर दो फटाफट से करो। तो देख लिया एनुअल पेमेंट है तो रेट में हाफ ईयरली क्वार्टरली एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो 0.14 रहेगा। साल 10 है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन 10 है।
इसका भी ना वैसे कुछ भरोसा नहीं है किताब का। चलो कोई नहीं, करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है पहले तो। उसने कोई कैलकुलेशन दी हुई है। अच्छा, ये चीज तो आप ले नहीं सकते भैया, हम एनर्जी टेबल यूज नहीं करना सीखे, हम कैलकुलेटर से करना सीखे हैं, तो इसको छोड़ देना। ये क्या दिया हुआ है आपको? ठीक है भैया, आप कैलकुलेशन करो। सर हाँ जी। सर फॉर्मूले में हम डिवाइड करते हैं ना 1 + i से, आपने इंटू कर दिया ऊपर। 1 + i से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सर डिवाइड में करते हैं ना, मतलब डिनोमिनेटर को। क्यों? क्यों मेरे भाई? अरे ऑर्डिनरी आइटम में एक साल का इंटरेस्ट कम थोड़ी होगा, ड्यू में 1 साल का बढ़ेगा ना। साल के शुरू में आ जाती है ना पहली पेमेंट, है ना मेरे भाई? करिए करिए फटाफट करिए। आंसर आप निकालो बच्चों, फटाफट से जल्दी से आंसर निकालो। टू 26,080.57 आंसर into 3 कौन सी ऑप्शन आई 3। वो बताओ ना। और भैया ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा ना, उसने ऑर्डिनरी बोला और प्रेजेंट वैल्यू का लगाना है। हाँ हाँ, ये तो वो प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू वाला है। ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोल। ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला a इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 + i⁻n। अच्छा, फॉर्मूला गलत ले दिया मैंने, है ना? हाँ हाँ भाई, फॉर्मूला गलत ले लिया और कुछ नहीं किया। ये ड्यू ड्यू की फ्यूचर का गड़बड़ कर दी भाई। ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लेना था, फॉर्मूला गलत पिक कर दिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, सही ये वाला लगाओ, फॉर्मूला ठीक यूज कर लो। चलो, आंसर किसी ने निकाला है तो बताओ। अरे जल्दी करो भाई, किसी ने तो कर लिया होगा। मेरे से चलवाओगे कैलकुलेटर? बी पार्ट। बी पार्ट 26,080.55 है ना? यस सर। अरे ऑर्डिनरी की प्रेजेंट का अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया ही है हमने, फॉर्मूला तो यही है, उल्टा लिख दिया जल्दबाजी में, है ना? यही है 26,080.55। ड्यू की फ्यूचर का फॉर्मूला लगा दिया वो मैंने। ठीक है, खैर हो गया, नेक्स्ट बढ़े। अब आप ध्यान दो भैया, तैयारी का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से रहेगा। एक बारी लास्ट पार्ट देख लो क्योंकि आज का टाइम पूरा हो रहा है। एक बारी सभी देखो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखो अब उसको क्या मतलब कैसे, तो करने से ही होगा ना। देखो क्या पूछ रहा है, देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब मैं ये आपको प्रैक्टिस कराने में टाइम खराब कराऊं क्या? x³ / 3 - x + c, जितनी देर में हम 10 पेपर करके बाकी सारे नंबर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, उतनी देर में घटिया इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करते रह जाएंगे हम। ठीक है, और फिर भी उसकी कोई लाइन लेंथ तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान भी आ सकता है और बहुत बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा, आ सकता है एक आधा क्वेश्चन आपको मे बी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ना आता हो, छोड़ना भाई, छोड़ना, लेकिन उसके बदले हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ बाकी चीजें प्रैक्टिस करा देते हैं, ये आपको आता ही है और पेपरों से मैं सारा करा दूंगा, तो आइडिया ही जाएगा आपको चीजों का। ठीक है भैया, चलिए अगली क्लास मिलेंगे। ठीक है जी, गुड बाय, लीव कर सकते हैं आप लोग।